खून गिरा है, जमा है, जरूर पिघलेगा, ऐसे माहौल से सूरज जरूर निकलेगा। सम्मानित मंच, आज इस प्रबोधन सत्र में हम अपने तमाम संतों, गुरुओं, मार्गदर्शकों को नमन करता हूं। आप सब लोगों का अभिवादन करता हूं। आप सुबह से रैली में व्यस्त रहे, उसके बाद निरंतर प्रबोधन कार्यक्रम चलता रहा, उसमें भी आप बैठे रहे और अभी देर रात तक आप लोग बैठे हुए हम लोगों को सुन रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करूँगा, छोटी छोटी 2-4 बातें मैं करूँगा, और हो सके तो आप लोगों के पास कॉपी और कलम मिला हुआ है, उसमें अगर कुछ अच्छी लगे तो नोट कर लीजिएगा। साथियों, ये मूल निवासी पहचान, इस पर बड़ा प्रबोधन हुआ। हमारे उद्घाटक ने भी कहा, दफेदार साहब ने भी बड़े अच्छे से बातें किया। मैं भी इसमें 2 लाइन 1 शब्द बोल देना चाहता हूँ। साथियों, आप सब लोगों को ये पता है, इतिहास आप लोगों ने पढ़ा है, और आज गली गली में इस बात का शोर है कि इस देश में आर्य विदेशों से आए हैं, आर्य विदेशों से आए हैं। और नरोत्तम दास ने एक पंक्ति लिखी थी, उस पंक्ति के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये भिखमंगे थे, भीख मांगते हुए हमारे यहाँ आए। नरोत्तम दास जी ने लिखा, औरन को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल भिक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल भिक्षा, ऐसा ब्राह्मण नरोत्तम दास ने लिखा। तो ये भिखमंगे की शक्ल में हमारे देश में घुसपैठिए आए। ये दिन में भीख मांगते थे, रात में ये बर्बर लुटेरे थे। इन्होंने हमारे सभ्यता को, हमारे नगरों को इन्होंने जलाया, हमारे लोगों को तबाह किया, और तबाह करने के बाद इन्होंने अपनी संस्कृति हमारे ऊपर थोपी। ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण है, जलाने का ऐतिहासिक प्रमाण है। और जब ये कहता है कि ब्राह्मण के मुंह में आग है, अगर वो श्राप दे देगा तो तुम भस्म हो जाओगे, इसका मतलब है वो कह रहा है कि हम तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। आज भी उसके ये भस्म करने की जो उनकी अग्नि देवता की कहानी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना होगा। तो साथियों, हम यहाँ पहुँचते हैं कि जब इस देश में आर्यों का आगमन नहीं हुआ था, तब इस देश में क्या जाति वर्ण था? क्या जाति और वर्ण का निर्माण आर्यों ने किया, और वो भी इस देश में आने पर किया। तो जब आर्य इस देश में नहीं था तो क्या जाति और वर्ण था? क्या हम किस जाति के लोग थे? तो निकल के आता है कि आर्यों के आगमन के पहले, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के निर्माण के पहले हम कोई जाति नहीं थे। न हम में से कोई चमार था, न हम में से कोई मुसलमान था, न हम में से कोई महार था, न हम में से कोई कुर्मी, तेली, नाई, लोहार था। यानी हम सब लोगों की जातियां नहीं थी। तो साथियों, यहां सवाल उठता है कि जब जातियों के निर्माण के पहले हम जाति नहीं थे तो हम क्या थे? जातियों के निर्माण के पहले जब हम जाति नहीं थे तो क्या थे? तो निकल के आता है कि जातियों के निर्माण के पहले हम मानव थे और इस देश के मूल निवासी थे। तो यानी हमारी जो उत्पत्ति है वो हमारे उन्हीं मूल निवासी पूर्वजों से है। और हमारे जब वो मूल निवासी पूर्वज थे तो उनकी कोई जाति नहीं थी। जब उनकी कोई जाति नहीं थी और हम उन्हीं की औलादे हैं, तो हमारी कौन सी जाति है? ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमें अलग अलग बांटने के लिए न जातियां बनाई, हमारे ऊपर शासन करने के लिए ना बनाई। तो जो हमारे पूर्वज मूल निवासी थे तो हम लोग क्या हैं? मूल निवासी। और ध्यान रखिएगा साथियों,
बिना एक पहचान के हम कभी भी एक नहीं हो सकते। अलग अलग जातियों की पहचान को बनाए रख करके हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। जाति का नाम लेते ही दूसरी जातियों में आपका बहिष्कार हो रहा है। जातियों का निर्माण आपका बहिष्कार करने के लिए हुआ है। जैसे ही आप बताते हो कि हम फला जात के हैं, तो दूसरी जात के बैठे हुए लोगों की नजर में आपका बहिष्कार हो जाता है। आप बहिष्कार करवा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? जब हमारे पुरखे मूल निवासी थे तो हम मूल निवासी ही हैं, और जातियों के नाम पर हमारा अपमान हो रहा है। जातियों के नाम पर हमारा अपमान हो रहा है, जातिवाद हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। स्वतंत्र भारत में पहला सबसे बड़ा जातिवाद का अगर कोई शिकार हुए तो सरदार पटेल हुए। आजाद भारत में सबसे पहला जातिवाद का शिकार अगर कोई हुए तो सरदार पटेल हुए। का सरदार पटेल, अगर सरदार ये पटेल नहीं होते, गुर्जर कुर्मी नहीं होते, तो क्या प्रधानमंत्री नहीं होते? जिनके पक्ष में पूरा देश खड़ा था, जो एक तरफा सारे वोटों को लेकर के 12 वोट, 13 वोट, 14-15 में से 13, 14 वोटों में से 13 वोट जिनको मिला, वो किनारे कर दिए गए। ये जातिवाद का शिकार है। लेकिन हमें एहसास नहीं हुआ, ना तो उन्हें एहसास हुआ जिनके साथ ये जातिवाद हुआ, और ना उनके मानने वालों को आज भी एहसास है कि उनके साथ जातिवाद हो रहा है। यही ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद यही कहता है, शासक वर्ग यही कहता है कि गुलाम को कभी गुलामी का एहसास मत होने देना, वरना वो विद्रोह कर देगा। और उन्होंने हमें आज तक भी इस जातिवाद का एहसास नहीं होने दिया। जातिवाद का दूसरा शिकार सन 1977 में परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन होता है। प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं चरण सिंह, प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं बाबू जगजीवन राम, प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं शरद यादव। ऐसे तमाम लोग खड़े हैं, और इन सब को दरकिनार करते हुए ब्राह्मण मोरारजी देसाई को लाकर प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिसे देश नहीं जानता था, जिसका नाम नहीं था। हम जातिवाद के शिकार होते हैं, जातिवाद के शिकार हैं, और हमें जातिवाद का एहसास नहीं है। यह है हमारी गुलामी का कारण, क्योंकि हमें एहसास नहीं है। हम अपमानित हो रहे हैं। और अपमानित कैसे हो रहे हैं? वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जात के नाम से अपमानित हो रहे हो, क्योंकि आप जाति का अपने टैग बदल रहे हो। अगर उस जात के नाम से आप सम्मानित नजर आते तो शायद आप अपना जात का टैग ना बदलते, लेकिन जात के नाम से आप अपमानित हो रहे हो, आप उसका टैग बदल रहे हो। टैग बदलने से आपका अपमान मिटेगा? आपको टैग बदलने की जरूरत नहीं है, आपको उस व्यवस्था को बदलना होगा जो व्यवस्था आपको अपमानित कर रही है। अगर आप व्यवस्था नहीं बदलते हो तो टैग बदलने से आपका कुछ नहीं होगा। सम्मानित साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमराज जी बोल के गए कि लोग क्या तलाशते हैं, कहते हैं कि हमें उधर से उम्मीदें, ऐसा ही कुछ है कि हमें उधर से उम्मीदें लगती हैं, इसलिए मैं उनके साथ लगा हुआ हूँ। उम्मीदों का कोई दूसरा शब्द उन्होंने बोला था, वो मेरे दिमाग से स्लिप कर गया। हैं? क्या शब्द है? हैं? हैं? हाँ, उनको भविष्य नजर आता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आज की तारीख में भारत की लोकसभा में 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओबीसी समाज का है। ये नोट करने की चीज है। भारत की लोकसभा में 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओबीसी समाज का है। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट SC/ST समाज का है, और 27 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम वर्ग के हैं। टोटल मिलाकर देखिए
ये 295 होते हैं। टोटल मिलाकर देखिए 295 होते हैं, 273 पे सरकार बनती है। लेकिन मजाल है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार के अन्याय अत्याचार के खिलाफ ये बोल सकें। ये अपने लिए भी नहीं बोल सकते हैं कि हमारी संख्या इतनी है तो हमारी हिस्सेदारी हमको मिलनी चाहिए, हमें कैबिनेट में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हमारी जमात को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये बोल नहीं सकते हैं। देश बेचा जा रहा है, संविधान की एक एक पंक्तियों को उखाड़ने की कोशिश हो रही है। पार्लियामेंट दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने संविधान की प्रतियां जलाने का उपक्रम होता है, लेकिन ये बोल नहीं सकते। तो ऐसे लोग जो ना अपने हितों के लिए बोल सकते हैं, ना समाज के हितों के लिए बोल सकते हैं, ऐसे लोग अगर चुन करके लोकसभा में जाते हैं, विधानसभाओं में जाते हैं, तो 2-4 और चुन के चले जाएंगे और क्या होगा। जब इतने लोगों से हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी ऐसी की तैसी हो रही है, तो 2-4-6 और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो इससे क्या होगा, या 2-4-6-10 घट जाएंगे तो इससे क्या होगा। लेकिन जब तक आप अपने प्रतिनिधि नहीं चुनोगे, अपने बल पर अपने प्रतिनिधि नहीं चुनोगे, तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला। हम मध्य प्रदेश विधानसभा पर भी जाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में 82 एमएलए एससी एसटी समाज के हैं, 82 एमएलए एससी एसटी समाज के हैं और 60 एमएलए ओबीसी समाज के हैं। टोटल कितना हो गया भाई? 142 हो गया। 142 मेंबर ऑफ असेंबली मध्य प्रदेश में हमारे अपने समाज के हैं। एक ही मुसलमान भी जीत जाता है, एक मुसलमान भी। जिन मुसलमानों की आबादी मध्य प्रदेश में 10 से 12% है, उनको केवल एक एमएलए जीतता है, और वो भी वोट उधर देते हैं, कहते उधर ही दे दो, उधर ही दे दो। ना तो कांग्रेस के शासनकाल में उनको कभी जीता, ना इधर जीता। और हम कहते हैं हिस्सेदारी की बात है, हमारी हिस्सेदारी हमको चाहिए, तो हमारी बात समझ में नहीं आती है। तो ये 142 होते हैं और 116 पर ही मध्य प्रदेश की सरकार बनती है। आज मध्य प्रदेश में हमारी दुर्दशा हो रही है, हमारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे लोगों का शिक्षा समाप्त कर दी जा रही है, सारी संपत्तियां बेच दी जा रही है। अभी ये देखो प्राइवेट बसें हैं, ये प्राइवेट बसें क्यों किया इन्होंने? पूरे देश में सरकारी बसें चल रही हैं, मध्य प्रदेश में सब प्राइवेटाइजेशन हो गया। इस पूरे ट्रांसपोर्ट पर किसका कब्जा हो गया? कौन किया कब्जा? ये इसमें हमारा क्या हिस्सेदारी है? तो साथियों, ऐसा अगर इतने लोगों के होने पर भी हमारा कुछ नहीं हुआ, तो 1-2 और चमचे जीत के चले जाएंगे, 1-2 और गुलाम जीत के चले जाएंगे, तो उससे भी हमारा कुछ ज्यादा भला होने वाला नहीं है। इसलिए हमको अपनी मूल निवासियों की ताकत बनानी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, मैं ऐसे ही छोटी छोटी 2-1 बातें करके आपके बीच से रजा लूंगा। वो मूल निवासी समाज, जिस मूल निवासी समाज की हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे सीनियर साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें वो मार्ग दिखाया, हम उस पर चले, हम उस पर चले। चलने का परिणाम निकला, चलने का परिणाम निकला कि आज हमारा दुश्मन घबराया हुआ है। आज हमारा दुश्मन घबराया हुआ, क्यों घबराया हुआ है? जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ बामुश्किल 2-3 जाति के लोग देश में आंदोलन कर रहे थे, जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ बामुश्किल 2-3 जातियों के कुछ लोग अब आंदोलन कर रहे थे, आज उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, 7000 जातियों के लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारी ताकत बढ़ी है, और ये भी 2-3 साल के अंदर बढ़ी है। जिस समाज के 2-3 जातियों के लोग जिस वर्ग के करते थे इनके खिलाफ आंदोलन,
आज 7,000 जातियों के लोग उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारी ताकत बढ़ी है और हमारी ताकत से ये घबराया। वो क्या, कौन सा पन्ना है, रामायण क्या कहते हैं, रामचरितमानस, उसके पन्ने को अब हेर फेर कर रहा है। उसने हेर फेर किया, एक चौपाई पर हेर फेर किया, उसको ताड़ना का बोला, शिक्षा देना होता है। मैंने कहा मियाँ इसको तो बदल दिए, ठीक किए पंडित जी, अरे ये गीता को कौन बदलेगा जो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 32 में लिखा है। श्रीमद् गीता के अध्याय 9 श्लोक 32 में लिखा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र, चंडाल आदि पाप योनि है। इसको कौन बदलेगा? इसको भी बदल दो, इसको भी बदलो। क्या बदलोगे? कितना बदलोगे? तो ये उनके अंदर घबराहट है, ये उनके अंदर घबराहट है। और जानते हैं वो क्या कहते हैं? वो आजकल कह रहे हैं, बड़ी मजेदार है, कहते हैं कि भाई हम भी यहीं के मूल निवासी हैं, हम भी भारत के ही हैं। वो तो जो लोगों ने लिखा सही लिखा, तिलक ने लिखा सही लिखा, नेहरू ने लिखा सब सही लिखा, लेकिन हम हैं यहीं के। वो तो क्या हुआ था कि ये पृथ्वी घूमती है ना, पृथ्वी गोल गोल जो घूमती है, तो ये पृथ्वी घूमते घूमते भारत जो है वो उत्तरी ध्रुव में चला गया था। हम लोग नहीं गए थे, भारत उत्तरी ध्रुव में चला गया था, हम नहीं गए थे, कुछ लोग गए थे। और फिर बाद में वो भारत घूम करके उत्तरी ध्रुव से फिर यहां आ गया और हम वहीं हैं। अब ये क्या पागलपन है? दुनिया के लोगों के सामने ये क्या मुंह दिखाएंगे? तो ये इनकी घबराहट है कि ये अपनी घबराहट में अब ये पागलपन दिखा रहे हैं, ये इनका पगलापन है। भारत घूम करके वो उत्तरी ध्रुव में चला गया था, हम नहीं गए थे उसके साथ, हम यहीं रुक गए थे। कुछ लोग चले गए थे और बाद में वो भी जो भारत घूम करके फिर यहां आ गया उत्तरी ध्रुव से, तो फिर हम उसी में अपने आप हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, इनमें इतनी बड़ी घबराहट है। और घबराहट का आलम बताऊं, 2017 से इनमें भागदड़ मची है। ये हमारे इस देश को लूट करके भाग रहे हैं। आंकड़ा तो पूरा 2017 से आज तक का मेरे पास है, यहां लिखा नहीं है, लेकिन 2 साल का आंकड़ा मैं आपको दिए देता हूं। सन 2021 में 1,63,000 से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ करके विदेश की नागरिकता ले लिया और भाग गए, लूट करके भाग गए। और 2022 जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का जो आंकड़ा है, जो ये विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने लोकसभा में बयान दिया है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। बी मुरलीधरन ने जो बयान दिया है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं कि 1 जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 के बीच में 1,82,714 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर विदेश भाग गए हैं। ये डर है कि ये मूल निवासी आंदोलन खड़ा होगा, और मूल निवासी आंदोलन जब खड़ा होगा तो जो हमने यहां पर लूट करके रखा है वो ले करके भी नहीं जाने देगा, उसको रख लेगा और हमको यूं ही भगा देगा। उनको इस बात का डर है और इसीलिए वो पहले से ही लूट करके भाग रहे हैं। ये हमारे संगठन की ताकत है, ये आप लोगों की ताकत, आपके आंदोलन की ताकत है। साथियों, हमारे लिए बहुत आसान है इनका मुकाबला करना, बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। हमारे लिए एक अपनी पहचान, जो मूल निवासी पहचान है, ये पहचान ही हमारे लिए पर्याप्त है। और दूसरी बातें और हैं कि अगर हमारे दिमाग में आ जाए, अगर हमारे दिमाग में ये बात आ जाए, तो एक बात दिमाग में रख लीजिए कि आज तक भारत में उसी पार्टी की सरकार बनी
जिसने आरक्षित सीटों को ज्यादा से ज्यादा जीता। और हमारा जो ये समाज है ये सोचता है कि आरक्षित सीट है, इस आरक्षित सीट पे हमें क्या जोर लगाना, इस पर तो जीतेंगे कोई यही, हमको क्या इसमें दिलचस्पी लेना, क्यों दिमाग मारना, जीतेंगे तो यही। कौन? अरे एक कोल चमार, ऐसे न बोलते हैं, जीतेंगे यही, तो ये यही जीतेंगे, तो इस पे हमको क्या मगजमारी करना। और ये बात ब्राह्मण हमारे दिमाग में भरता है कि व्यवहार का करेगा तो का परेशानी है, जीती है तो वही, तुम काहे परेशान हो रहे हो। तो व्यवहार भी कहा थी, हाँ ठीक है कहा था, हमको क्या करना है। और उन्हीं सीटों पर वो जोर लगा करके जिता लेता है और उन्हीं सीटों के बल पे सरकार बना लेता है। अगर ये लोग हमारे समझ जाएं कि ये जो सीटें हैं आरक्षित, इन्हीं के बल पर इस देश की सरकार चलती है, जो जीतता है वही सरकार बनाता है, और इस सीटों पर हम इन ब्राह्मणवादियों का कैंडिडेट क्यों जिताएं, उनका गुलाम हम क्यों जिताएं, अपना सूझबूझ वाला क्यों न जिताएं, अपना क्यों न जिताएं। इतनी सी बात दिमाग में आ जाए तो भारत की सरकार इनके बस की नहीं, ये नहीं बना पाएंगे, ये नहीं चला पाएंगे, ना मध्य प्रदेश की और न किसी सूबे की चला पाएंगे। इतनी सी बात, और इतनी सी बात में कोई दुविधा भी नहीं है। क्यों दुविधा नहीं है? क्योंकि वहां सारा SC ST लड़ेगा। जो SC ST के अतिरिक्त लोग हैं उनको केवल अपनी विचारधारा के आधार पर वोट देना होगा कि अगर हमारी विचारधारा का हमारा कैंडिडेट हो जाए, ब्राह्मण खड़ा करता है हम उसके कैंडिडेट को वोट देते हैं, अपना खड़ा करके अपने कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकते। हम तो ब्राह्मणों के कैंडिडेट को वोट देते आए ना, क्षत्रियों के कैंडिडेट को वोट देते आए ना। तो अगर इतनी सी बात दिमाग में आ जाए तो आप आरक्षित सीटें जीत सकते हो। और आगे आने वाले चुनाव में एक और बढ़िया चीज हो सकती है, वो ये हो सकती है कि आज जब से देश आजाद हुआ है, ये लगभग 50 से 60% सीटें केवल सवर्णों को सारी पार्टियां लड़ाती हैं। तो जहां ये 50 से 60% सवर्ण लड़ा रहे हैं, उन जगहों से हम OBC लड़ा करके उसको जिता सकते हैं कि नहीं जिता सकते? वो तो हमारे लिए वॉक ओवर मिल रहा है। केवल हमारे पास ये मूल निवासी संकल्पना दिमाग में आनी चाहिए, हमारे विचार में आनी चाहिए। अगर हमारे दिमाग में ये मूल निवासी संकल्पना, मूल निवासी विचार समाहित होता है तो निश्चित रूप से हम 50 से 60% सीटें जो हमको वॉक ओवर में मिल रही है, जहां वो अपना कैंडिडेट लड़ाते हैं, वहां हम अपना कोई भी OBC SC ST का कैंडिडेट लड़ा करके चुनाव जीता सकते हैं। और 50-60% सीटें ये और उधर आरक्षित सीटें जो है वो मिला करके हम अपनी सरकार बना सकते हैं। मुसलमानों का भी हमें सहयोग मिल सकता है। तो ये साथियों, मैंने छोटी छोटी बात आपके बीच में रखने की कोशिश किया। समय चूँकि आप लोगों ने बहुत दिया है और आपके हम धैर्य की परीक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे बाद भी कुछ एक साथी वक्तव्य अपना देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और अपने कार्यों के प्रति जो आपकी जो ये आपका जो दृढ़ संकल्प है, इस दृढ़ संकल्प को लेकर के आप जाएंगे और इस दृढ़ संकल्प के आधार पर आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। हमने एक चीज देखा है कि हम विचारों का प्रचार तो करते हैं, और विचारों का प्रचार हम नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 4 लाख संगठन के लोग, चाहे उस संगठन में एक आदमी काम कर रहा हो, चाहे उस संगठन में 100 आदमी कर रहा हो, वो सारे लोग इस विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। तो विचारधारा का प्रचार हो रहा है, हम तो उनका भी धन्यवाद बोलते हैं कि विचारधारा का प्रचार वो कर रहे हैं और वो विचारधारा स्थापित हो रही है, लेकिन संगठन निर्माण नहीं हो रहा। अगर संगठन निर्माण नहीं होगा तो जानते हैं क्या होगा? कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का निर्माण संगठन से होता है, समाज का निर्माण संगठन से होता है। अगर संगठन निर्माण नहीं होता है तो समाज निर्माण नहीं होता है, और समाज निर्माण नहीं होता है तो फिर हम सामाजिक प्राणी हैं क्या?
तो सामाजिक प्राणी अगर हम नहीं हैं तो फिर हम क्या हैं? तो फिर क्या हमारे साथ हमें कोई अधिकार होना चाहिए? अगर हम सामाजिक प्राणी नहीं हैं और अगर हम संगठन में नहीं हैं, सामाजिक प्राणी नहीं हैं, तो क्या फिर हमारे साथ वो व्यवहार होना चाहिए जो उसके साथ होता है? ये हमने नहीं कहा, आप लोगों ही ने कहा कि अगर हम सामाजिक प्राणी नहीं हैं तो पशु हैं। समस्या एक और आती है, समस्या एक और आती है। वो समस्या क्या है? हमारे नेता हैं जिन्हें हम जिन्हें सुप्रीमो कहते हैं, जो गैर लोकतांत्रिक नेता हैं, ऐसे गैर लोकतांत्रिक नेता हमारे समाज का कोई भी आज तक ना तो राष्ट्रीय संगठन निर्माण कर पाए और ना कोई इस SC ST OBC से कोई राष्ट्रीय नेता निर्माण कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये जो सुप्रीमो चरित्र होता है, ये सुप्रीमो चरित्र बहुत ही खतरनाक होता है। खतरनाक कैसे होता है? इनको अपने संगठन में अपनी तानाशाही चलाने के लिए, अपनी सुप्रीमोगिरी चलाने के लिए, अपने ही संगठन में जो इनके ऊपर अंकुश लगा सके, जो इनसे सवाल कर सके, ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग की ये हत्या करता है। ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग की ये हत्या करता है। और जिस संगठन में बुद्धिजीवी वर्ग नहीं होता है, वो संगठन नहीं होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि जिस संगठन में हीरो वर्शिप होगी, जिस संगठन में अधिनायकवाद होगा, जिस संगठन में सुप्रीमोवाद होगा, वो संगठन नहीं, सराय की तरह होगा। और हमारे इन सुप्रीमो नेताओं ने संगठन को सराय की तरह बना डाला है। मैं तो बाबा साहब के लेवल का नहीं हूं, तो मैं तो और थोड़ा उतना अच्छे शब्दों का चयन में नहीं कर पाता, लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये जो संगठन सराय की तरह होना चाहिए, आज वो संगठन जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है, वो संगठन आज शौचालय की तरह हो गया है और हमारे लोग उस शौचालय में डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो ऐसे संगठन हमारे लिए घातक हैं। ऐसे संगठनों से उबर करके हम लोगों को एक संस्थागत लोकतांत्रिक संगठन बनाना चाहिए। और जब तक हम संगठन नहीं बनाएंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। आप लोगों को एक प्राकृतिक कहानी, छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक हिंसक जानवर शेर जो शिकार करके खाता है, वो भी कभी समूह पर आक्रमण नहीं करता, वो समूह पर कभी झपट्टा नहीं मारता है। चाहे वो छोटे से छोटे जीवों का ही समूह क्यों ना हो, उस पर भी नहीं करता है। शिकार उसी को करता है जिसको वो समूह से बाहर पाता है। जो समूह में नहीं है वो शिकार होगा। और पूरे देश में जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो हत्या और बलात्कार हो रहा है, तो उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है जो किसी संगठन में नहीं है। क्योंकि संगठन में ना होने पर हमारे ऊपर वार होता रहेगा। तो आज जो है जरूरत है हम सब लोगों को संगठन के निर्माण की। और अगर हम संगठन का निर्माण कर पाए, लोकतांत्रिक संस्थागत लोकतांत्रिक संगठन का निर्माण कर पाए, तो 2023 और 2024 में मूल निवासियों की सरकार मध्य प्रदेश में भी बनेगी और भारत में भी बनेगी। ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। इतनी तेजी से आंदोलन चल रहा है, इतनी तेजी से जागृति आ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों का समय नहीं लेना चाहते हैं। आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।